हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं सीधा अपनी आईपैड की स्क्रीन पर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंटरनल ट्रेड। ये ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना या फिर खरीदना। पूरे प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है। अब बायर्स की लोकेशन के हिसाब से, बायर्स या सेलर्स की जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ट्रेड को फर्दर क्लासिफाई करा गया है दो टाइप्स में, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होती है? ऐसी ट्रेड जो विद इन द कंट्री की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होती है? जो बियॉन्ड द कंट्री बाउंड्रीज करी जाती है, जो आउटसाइड द कंट्री करा जाता है, जो बिटवीन टू कंट्रीज होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। क्या समझ में आया? इंटरनल ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है? हाँ या नहीं? चलो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। Trade refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit। आप goods and services को क्यों बेचते खरीदते हो? क्योंकि आपको मुनाफा कमाना है, आपको प्रॉफिट कमाना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। The importance of trade in modern times has increased as new products are being developed every day and are being made available for consumption throughout the world। नो इंडिविजुअल और कंट्री कैन क्लेम टू बी सेल्फ सफिशिएंट। ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो बोलेगा कि मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, मेरे पास तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होता, ऐसी कोई कंट्री नहीं होती है। हर इंडिविजुअल दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, हर कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होती है। Thus, each one is engaged in producing what it is best suited to produce and exchanging the excess produce with others। सारी कंट्रीज या सारे इंडिविजुअल वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो वो बेस्ट हैं प्रोड्यूस करने में, और जो भी एक्सेस बचता है उसको वो बाहर भेज देते हैं। वो क्या करते हैं? शेयरिंग केयरिंग करते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ट्रेड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में आप ट्रेड को क्लासिफाई करते हो, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। क्या है? इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। विद इन अ कंट्री जो ट्रेड होती है उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल ट्रेड बोला जाता है। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। क्या ट्रेड का मतलब समझ में आया? क्या इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब समझ में आया? इजी पीजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। हमारे चैप्टर पूरा इंटरनल ट्रेड पर ही बेस्ड है। देखो इंटरनल ट्रेड में और क्या लिखा हुआ है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रेफर्ड टू एज इंटरनल ट्रेड। Whether the products are purchased from a neighborhood shop in a locality, or a central market, or a departmental store, or a mall, or even from any door to door salesperson, or from an exhibition, all are examples of internal trade। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंटरनल ट्रेड के, क्योंकि सारी चीज़ें विद इन द कंट्री हुई। ठीक है। आगे क्या लिखा है? देखो इंटरनल ट्रेड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब इंटरनल ट्रेड को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा क्या है? रिटेल ट्रेड। ये होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड में आप क्या करते हो? बल्क में खरीदते हो। और क्यों खरीदते हो गुड्स एंड सर्विसेज को? सबसे पहले तो बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जाता है, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जाता है। क्यों खरीदा जाता है? बेचने के लिए, फाइनल कंजम्पशन करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। ऑन द अदर हैंड रिटेल ट्रेड क्या होता है? जब आप छोटी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हो, जैसे एक गुड्स खरीद लिया, जैसे एक साबुन खरीद लिया, जैसे एक मैगी का पैकेट खरीद लिया। आप जब छोटी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हो, और क्यों खरीदते हो? फाइनल कंजम्पशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या हो रहा था? आप लार्ज क्वांटिटी खरीद रहे थे, और क्यों खरीद रहे थे? रीसेल करने के लिए, उसको फर्दर बेचने के लिए खरीद रहे थे। ऑन दी अदर हैंड रिटेल ट्रेड में स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स खरीदा जाता है, और क्यों खरीदा जाता है? फाइनल कंजम्पशन के लिए। क्या समझ में आया? पढ़ते हैं। देखो इंटरनल ट्रेड को दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड।
Generally, for products which are to be distributed to a large number of buyers who are located over a wide geographical area, it becomes very difficult for the producers to reach all the consumers and users directly. क्या लिखा हुआ है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, आप इतने केपेबल नहीं हो कि वो आप सारे जिन जिनको चाहिए उनको आप दे सको, क्योंकि जो उसके यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो तो पूरे देश भर में बटे हुए हैं। हाँ या नहीं? जैसे ब्रिटानिया है, ठीक है, ब्रिटानिया बिस्किट बनाता है। अब ब्रिटानिया खुद क्या करेगा? खुद जाके थोड़ी ना वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा यूजर्स एंड कंज्यूमर्स को। तो वो किसको हायर करता है? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को हायर करता है, ताकि वो उनके गुड्स को बेचे, ताकि उनके जो बिस्किट्स बना रहे हैं उनको बेचे। क्या समझ में आया? रेलेवेंस क्या है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज इज रिफर्ड टू एज होलसेल ट्रेड। आप जब लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? या तो उसको रीसेल करने के लिए, या फिर वो एक इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड है मतलब वो फिनिश गुड नहीं है, अभी आपने उसमें फर्दर प्रोडक्शन करना है। इसको क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड बोलते हैं। On the other hand, purchase and sale of goods in relatively small quantities generally to the ultimate consumers. जब ultimate consumers तक goods पहुँचाने small quantity में goods खरीदे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? Retail trade बोलते हैं। Traders dealing in wholesale trade are known as wholesale traders and those डीलिंग इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर्स। जो किराना शॉप वाले भैया हैं वो क्या है? रिटेलर हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी क्वांटिटी में गुड्स लाते हैं और कंज्यूमर्स को देते हैं जो उनका फाइनल कंजम्पशन करते हैं। बट ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? होलसेलर्स होते हैं। हाया नहीं? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लाते हैं। और क्यों लाते हैं? रीसेल करने के लिए। ठीक है, अब देखो होलसेल ट्रेड आता है। आज के वीडियो में हम सिर्फ होलसेल ट्रेड पढ़ेंगे, कल हम पूरा रिटेल ट्रेड भी पढ़ेंगे और हम पूरे इस चैप्टर को भी फटाफट करेंगे खत्म। ठीक है, आज सिर्फ होलसेल ट्रेड पढ़ने वाले। देखो क्या लिखा हुआ है, होलसेल ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। आपको पता है होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, होलसेलिंग इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज ऑफ दोज पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट विच सेल टू रिटेलर्स एंड अदर मर्चेंट्स एंड और टू इंडस्ट्रियल institutional and commercial users who do not sell in significant amount to ultimate consumers. Wholesalers serve as an important link between manufacturer and a retailer. अब आप खुद सोचो, जैसे आपके बगल में जो किराना शॉप वाले भैया है वो रिटेलर है, और ब्रिटानिया जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स है, जो बिस्किट बना रहे हैं वो क्या है? मैन्युफैक्चरर्स है। अब क्या किराना शॉप वाले भैया सीधे ब्रिटानिया को कॉल करेंगे कि भाई हमें ना 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, आप भिजवा देना, मेरे को कस्टमर तक पहुंचाना है? ऐसा नहीं होता है। तो एक लिंक चाहिए होता है बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर्स। आप खुद सोचो, किराना शॉप वाले भैया तो कॉल नहीं करेंगे कि भाई अमूल को कॉल कर रहे हैं कि 10 पैकेट दूध भिजवा देना, 10 पैकेट दही भिजवा देना, 10 पैकेट छाछ भिजवा देना। ऐसा नहीं होता है। तो बीच में किसी को आना पड़ता है ताकि एक लिंक बैठ जाए बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। कौन आता है बीच में? होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स उठाता है, फिर रिटेलर को जितना चाहिए होता है वो उनको सप्लाई करता है, और रिटेलर क्या करता है? फाइनल कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? क्या लिंक है? होलसेल का मतलब क्या है? होलसेलर का रोल क्या है? होलसेलर एक क्या कैसे एक्ट करता है? एक लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ठीक है, अब देखो सर्विसेज ऑफ होलसेलर। जो होलसेलर होता है ना, वो कुछ सर्विसेज अपनी मैन्युफैक्चरर को भी देता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक है। तो वो कुछ अपनी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के लिए करता है और कुछ अपनी सर्विसेज रिटेलर के लिए करता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरर के लिए वो क्या क्या सर्विसेज करता है और रिटेलर के लिए वो क्या क्या सर्विसेज करता है। कौन? होलसेलर। क्योंकि होलसेलर क्या है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर में एक लिंक की तरह काम कर रहा है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। होलसेलर प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स
as well as retailers and provide immense help in the distribution of goods and services. अगर होलसेलर नहीं होते तो बेचारे मैन्युफैक्चरर क्या करते, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच ही नहीं पाते, हाँ या नहीं? उनको एक लिंक चाहिए था, उनको एक इंटरमीडिएट चाहिए कि भाई वो हमारे गुड्स को पहुंचाएं रिटेलर्स तक, और रिटेलर्स क्या करते हैं, उसको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं. By making the products available at a place where these are needed and at the time when these are needed for consumption or use, they provide both the time and place utility. सही जगह पर गुड्स को पहुंचाना और सही टाइम पर गुड्स को पहुंचाना कौन करता है? ये होलसेलर करते हैं. ठीक है, तो होलसेलर कुछ सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के लिए करते हैं और कुछ सर्विसेज किसके लिए करते हैं? रिटेलर के लिए. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर. क्या क्या सर्विसेज देता है हमारा होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, ये समझते हैं. सबसे पहले क्या लिखा है? फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन. देखो, होलसेलर कभी भी स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को नहीं खरीदता है. किस क्वांटिटी में खरीदता है? एक लार्ज क्वांटिटी में, बल्क में गुड्स को खरीदता है. किससे? मैन्युफैक्चरर से. तो इससे क्या होता है? ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता है. अगर आप खुद सोचो कि होलसेलर कम क्वांटिटी में गुड्स को खरीदेगा तो बेचारा मैन्युफैक्चरर तो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो बनाया वही नहीं बिक रहा है. तो जो होलसेलर है वो बल्क में गुड्स को खरीदता है, और इससे क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन होता है. Wholesaler collects small orders from number of retailers and pass on the pool of such orders to the manufacturer and make purchases in bulk quantities. This enables the producers to undertake production on large scale and take advantage of economies of scale. मतलब large scale में production करना और होलसेलर तक पहुंचाना. तो मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्योंकि होलसेलर क्या करता है? बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बल्क में ऑर्डर प्लेस करता है और फिर आगे रिटेलर तक पहुंचाता है. ठीक है. बियरिंग रिस्क. सारा रिस्क भी बेचारा होलसेलर ही ले लेता है, क्योंकि वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीद रहा है. क्या पता वो गुड्स बिके या ना बिके, तो वो रिस्क भी बियर कर रहा है, हाँ या नहीं? The wholesale merchants deal in goods in their own name, take delivery of the goods and keep the goods purchased in large lots in their warehouses. वो बड़े बड़े lots में goods को रखते हैं अपने warehouses में. अब क्या पता बारिश आ जाए, क्या पता earthquake आ जाए, क्या पता तूफान आ जाए और सारे goods खराब हो जाए, तो सारा risk कौन ले रहा है? बेचारा wholesaler ले रहा है. In the process they bear variety of risks such as, बहुत सारे रिस्क है, आप इसको पढ़ लेना. टू दैट एक्सटेंट दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम बियरिंग दीज रिस्क. तो मैन्युफैक्चरर तो बेचारा फ्री हो जाता है, क्योंकि उसने सारे गुड्स का प्रोडक्शन करा और चुपचाप उसको होलसेलर को बेच दिया. अब रिस्क किसके हाथ में? होलसेलर के हाथ में. वो गुड्स बिके ना बिके, होलसेलर देखे. ठीक है. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस. होलसेलर ना कभी भी, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो क्रेडिट में सामान खरीद रहा है या उधार पर सामान खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से. वो कैसे सामान खरीदता है? कैश में सामान खरीदता है और फटाफट पेमेंट करता है. तो इससे क्या होता है? मैन्युफैक्चरर के हाथ में पैसा आ जाता है और उसको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है. The wholesaler provide financial assistance to the manufacturers in the sense that they generally make cash payment for the goods purchased by them. ठीक है, वो कैश पेमेंट करते हैं तो मैन्युफैक्चरर के हाथ में पैसा आ जाता है और उससे वो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. देन एक्सपर्ट एडवाइस. देखो, होलसेलर किससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं? रिटेलर्स से. और उनको पता होता है कि भाई मार्केट में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस चीज़ की कम डिमांड है. तो होलसेलर ना मैन्युफैक्चरर को एडवाइस भी करते हैं कि भाई इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करो या इसका प्रोडक्शन कम करो, ये नहीं बिक रहा, ये माल ज़्यादा बिक रहा है, इसको ज़्यादा प्रोड्यूस करो, इसकी वेराइटी लाओ, लोग ज़्यादा डिमांड करें. तो हमारा होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को एडवाइस भी करता है कि भाई ऐसा करो. ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस देता है. As the wholesaler are in direct contact with the retailers, they are in the position to advise the manufacturer about various aspects, including customer taste, preferences, market condition, competitive activities, and the features preferred by the buyer. ठीक है. आगे क्या लिखा है? हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन. सारे मार्केटिंग फंक्शन भी हमारा होलसेलर ही करता है. मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्शन करना और चुपचाप होलसेलर को बेच देना. बाकी बेचना ना बेचना, सारा रिस्क बियर करना, सारा मार्केटिंग फंक्शन देखना किसका काम होता है? होलसेलर का होता है. The wholesaler take care of the distribution of goods to a number of retailers who in turn sell these goods to large number of
customers spread over large geographical area. This relieves the manufacturers from many of the marketing activities and enable them to concentrate on the production activity. मैन्युफैक्चरर का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी में ध्यान देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। देन आता है फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी भी बढ़ते रहती है, क्योंकि जो हमारा होलसेलर होता है वो बल्क में सामान खरीद लेता है, तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उसका सारा सामान बिक जाता है, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन थोड़ी देर पॉज हो जाएगा या थम जाएगा क्योंकि सामान ही नहीं बिक रहा, सारा तो सामान बिक जाता है, होलसेलर खरीद लेता है, फिर होलसेलर का काम होता है आगे बेचना, तो प्रोडक्शन कंटिन्यू होते रहता है। द होलसेलर फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दीज आर प्रोड्यूस। जैसे ही प्रोड्यूस हुए चुपचाप उसको खरीद लिया और वेयर हाउस में रख लिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है? स्टोरेज। देखो हमारे जो हमारे होलसेलर्स होते हैं ना, उनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर वो सारे गुड्स को स्टोर करके रख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स को स्टोरेज की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई लोड नहीं लेना है कि भाई स्टोरेज कहाँ होगा, इतना सारे गुड्स में हम बल्क में प्रोड्यूस करें, कहाँ स्टोर करेंगे, ऐसा वैसा कुछ टेंशन वेंशन नहीं लेना है, ठीक है। Wholesaler take delivery of goods when these are produced in a factory and keep them in their own godowns and warehouses. This reduces the burden of manufacturers of providing storage facility. ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? सर्विसेज टू रिटेलर्स। हमने ये तो पढ़ लिया कि होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को। अब हम देखेंगे कि हमारा होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है हमारे रिटेलर को और कैसे रिटेलर को हेल्प करता है। सबसे पहले क्या लिखा है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है? उसके पास तो वेराइटी ऑफ गुड्स पड़े होते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से वो खरीदता है, वेराइटी ऑफ गुड्स पड़े होते हैं, और जब भी रिटेलर को गुड्स चाहिए कि भाई डिमांड आ रही है, कस्टमर ये डिमांड कर रहा है, कस्टमर मैगी के पैकेट डिमांड कर रहा है, कस्टमर क्लोजअप डिमांड कर रहा है, कस्टमर पेप्सी डिमांड कर रहा है, कस्टमर डाइट कोक डिमांड कर रहा है, तो वो कहाँ जाके लेता है? होलसेलर के पास जाके लेता है। तो होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को गुड्स अवेलेबल करवाता है। Retailers have to maintain adequate stock of varied commodities so that they can offer variety to their customers. The wholesaler make the products of various manufacturers readily available to the retailers. ठीक है। आगे क्या लिखा है? मार्केटिंग सपोर्ट। देखो जो हमारा होलसेलर है ना, वो मार्केटिंग सपोर्ट भी देता है। हमने पढ़ा था कि सारा फंक्शन मार्केटिंग का क्या करता है? होलसेलर करता है। अब जो मार्केटिंग फंक्शन कर रहा है उससे हमारा कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने जाएगा, गुड्स को खरीदने जाएगा कि भाई इतना मस्त ऐड आ रहा है क्लोजअप का कि बिल्कुल ताजगी भरा एहसास है, लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वो बहुत सारे ऐड अपने देखोगे क्लोजअप को कैसे वो ऐड करता है कि लाइक क्लोजअप से ब्रश नहीं किया तो ब्रश नहीं किया एंड ऑल, तो भाई आप बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए कि अब तो मैं क्लोजअप से ही लाइक ब्रश करूँगा। तो क्लोजअप कहाँ जाके मिलेगा? आप होलसेलर के पास थोड़ी ना जाओगे, किसके पास जाओगे? रिटेलर के पास जाओगे, बगल वाले किराना शॉप में जाओगे और क्या ले लोगे? क्लोजअप ले लोगे, फिर उससे ब्रश करोगे और ताजगी भरा एहसास पाओगे, हाँ या नहीं? तो मार्केटिंग फंक्शन जब हमारा होलसेलर परफॉर्म करता है उससे क्या होता है? कस्टमर अट्रैक्ट होता है और रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर के वहाँ डिमांड बढ़ती है और उसके गुड्स बिकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है? ग्रांट ऑफ क्रेडिट। देखो होलसेलर ना बेचारा अमीर आदमी है, वो मैन्युफैक्चरर को भी कैश में पेमेंट करता है और रिटेलर को क्या बोलता है कि भाई तुम क्रेडिट ले लो, तुम उधार में गुड्स ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसा हो तो हमें दे देना, ठीक है। तो क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। होलसेलर बेवकूफ़ नहीं है, होलसेलर को सारी नॉलेज होती है कि भाई किस चीज़ की डिमांड आ रही है, किस चीज़ की नहीं आ रही है, क्या चीज़ ज़्यादा रखनी चाहिए स्टॉक में, क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो वो सारी नॉलेज, ये जो स्पेशलाइज, ये जो एक्सपर्ट नॉलेज है, ये किसको दे देता है? रिटेलर को दे देता है कि भाई, और ये नॉलेज तो चलो सेकेंडरी है कि भाई डिमांड किसकी चल रही है, जो गुड्स वो बेच रहा है ना, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है ना, उसकी भी वो नॉलेज देता है कि भाई इतनी वैरायटी है, इसके इतने फीचर्स हैं। तभी तो आप रिटेलर, जब भी आप किराना शॉप वाले भैया के पास जाते हो कुछ खरीदने, तो कितना ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये माल नया आया है मैडम जी, इसको ले जाओ, ये बढ़िया है, इसके ये फीचर्स है, इसके इसके ये फंक्शंस हैं, हाँ या नहीं? तो ये सारा नॉलेज कौन दे रहा है उसे? होलसेलर ही दे रहा है, ठीक है।
लास्ट क्या आता है, रिस्क शेयरिंग। देखो होलसेलर के पास ना तो मैन्युफैक्चरर के पास बल्क में सामान पड़ा हुआ है, ना ही रिटेलर के पास बल्क में सामान पड़ा हुआ है। किसके पास बल्क में सामान पड़ा है, होलसेलर के पास। तो सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है, हमारा बेचारा होलसेलर ही ले रहा है। रिटेलर तो कम क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बल्क में खरीद रहा है कि सारा बिल्कुल भर दिया अपना जो भी उसकी शॉप है, ऐसा नहीं होता। उस तो छोटी छोटी क्वांटिटी में लेता है, 10 की क्वांटिटी ले ली, 20 की ले ली, ज़्यादा से ज़्यादा 50 की ले ली, इससे ज़्यादा नहीं रखता। फिर जब वो बिक जाता है उसके बाद वो फिर से ऑर्डर प्लेस करता है। तो सारा रिस्क कौन बियर कर रहा है, हमारा होलसेलर ही बियर करता है। रिटेलर को कोई रिस्क नहीं है, ना ही कोई मैन्युफैक्चरर को रिस्क है। ठीक है, अब आता है रिटेल ट्रेड, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज से हम होलसेल ट्रेड ही पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कल हम रिटेल ट्रेड भी पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को फटाफट करेंगे खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट बिकॉज योर अप्रिसिएशन रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।